Good morning class. Today's our class on types of function. This topic is important for 11th class as well as 12th class. Start करते हैं फर्स्ट फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन इज योर मॉडुलस फंक्शन. मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर ये बताया था कि फंक्शन की को सबसे पहले उसको कैसे लिखेंगे. f एक फंक्शन है. f इज अ फंक्शन f is a function from R to R. अगर मैं इसको कहूँ कि इससे रीड करिए तो आप इसके कैसे करेंगे. f is a function on R और यहाँ इस फंक्शन से ये क्लियर हो रहा है this is your domain. So domain of this function is R and this is your codomain. codomain. रेंज आपके फंक्शन के अकॉर्डिंग आएगी. आप किस टाइप का फंक्शन लेंगे उसके अकॉर्डिंग आएगी रेंज. तो जो भी हमारे फंक्शंस हैं सारे के सारे फंक्शंस रियल वैल्यूड फंक्शन हैं. रियल वैल्यूड फंक्शंस. क्या स्पेशलिटी है इस नाम की. इससे क्या क्लियर हो रहा है. रियल वैल्यूड फंक्शन मीनिंग जब फंक्शन के अंदर हम इनपुट डालेंगे तो जो आउटपुट आएगा निकल के वो आपका एक रियल नंबर होगा. इज इट क्लियर. ये है रियल वैल्यूड फंक्शन. तो ये जो सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं दिस ऑल आर रियल वैल्यूड फंक्शन और ये आर से आर डिफाइन है. तो इस हर एक फंक्शन के अंदर जो आपकी डोमेन रहेगी वो आपकी क्या रहेगी. सेट ऑफ रियल नंबर रैशनल नंबर. क्लियर है यहाँ तक. प्रीवियस पेज यहाँ देखिए ये आपका रियल वैल्यूड फंक्शन है. ये इरेज नहीं करते हैं इसका. फर्स्ट इज योर मॉडुलस फंक्शन. मॉडुलस फंक्शन से स्टार्ट करते हैं. मॉडुलस फंक्शन एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. f r to r f of x is equals to mod x. ये जो fx है अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं बच्चे इसका ग्राफ आएगा. आपके अंदर जो ये x है ना इसको पुट कर दीजिए 0. तो अब मैंने x को पुट किया x इक्वल टू 0. अगर ये आपका इस तरीके से है x प्लस 1 तो अब अंदर वाले पार्ट को पुट कर देंगे x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. x की वैल्यू आएगी -1. ऐसे ही ये फंक्शन ऐसे हो सकता है x माइनस 1. अंदर के पार्ट को पुट कर दिए इक्वल्स टू 0. x is 1. here x is -1. here x is 0. तो जो आपका ये 0 जो ये पॉइंट आ रहा है ना ये उस ग्राफ का पीक पॉइंट आएगा. इसकी शेप एक पीक जैसी बनती है. ये है आपका 0. दिस इज योर x एक्सिस. दिस इज योर y एक्सिस. दिस इज 0. आपकी पीक इस 0 के ऊपर आएगी. क्लियर है. अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ फुल्ली इसको एक्सप्लेन करूँ तो इसके एक्सप्लेनेशन ऐसे है. f ऑफ x एक फंक्शन है. इस टाइप से एक फंक्शन है जब जब x को हमने पॉजिटिव लिया है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो आंसर हमेशा हमारा x आएगा. और जब जब मैंने x को लेस देन इक्वल्स टू 0 नेगेटिव लिया है तो आंसर इसका क्या आएगा -1. मॉडुलस ऐसे ओपन होता है. इसके अंदर पॉजिटिव आंसर डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा. नेगेटिव आंसर डालेंगे तो उसके आगे माइनस साइन लग जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 5 तो मॉडुलस 5 इज 5 एंड -5 मॉडुलस इज 5. तो -5 था तो 5 कैसे आया. -5 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दैट्स व्हाई आंसर इज 5. तो यही है जब जब x को नेगेटिव लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा -x. पॉजिटिव होगा तो आंसर क्या आ जाएगा x. तो ये आपका फंक्शन है. ये आपका फंक्शन है. पॉजिटिव होगा तो x आएगा. नेगेटिव होगा तो क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा. ये आपका मॉडुलस फंक्शन है. इस अंदर इस पार्ट को अगर पुट करते हैं इक्वल्स टू 0 उस पे वो पीक बनेगा. जैसे ही यहाँ पर -1 है तो -1 यहाँ होता है इस साइड तो -1 पे पीक आएगा. ऐसे यहाँ 1 आ रहा है तो 1 राइट साइड में होता है तो पीक इसके ऊपर आएगा. क्लियर हो गया सभी को. ये आपका मॉडुलस फंक्शन है. तो इस फंक्शन से हम डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे. अर्लियर क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है. जो इनपुट हम फंक्शन के अंदर डालते हैं दिस इज डोमेन और जो आउटपुट आपका बाहर आता है दिस इज रेंज.
तो इस फंक्शन के अंदर हमने जो डोमेन डाला है, देखिए बेटा, इस फंक्शन के अंदर हमने जो डोमेन डाला है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दिस इज योर 0, 0 से बड़े नंबर, लेस देन 0 और 0 को भी इंक्लूड किया है, तो वो सारे नंबर 0 भी, 0 से बड़े भी, 0 से छोटे भी, और फंक्शन को डिफाइन भी कर रखा था रियल के ऊपर, तो इसके डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। अब आंसर चेक करिए, आंसर क्या क्या आ रहे हैं, ये ग्राफ देखिए, इस ग्राफ पे आंसर देखते हैं। इस ग्राफ पे जो आपका जो पार्ट आ रहा है, जो इंक्लूड हो रहा है, देखिए जो लाइन आपको नजर आ रही है वो सारी अपवर्ड है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, एक सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, कोई भी लाइन ग्राफ की नीचे वाले क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है। तो जो भी आंसर्स आएंगे, इनके करस्पॉन्डिंग जो भी आंसर्स आएंगे, देखिए ऐसे जो भी आंसर्स आएंगे सब सिर्फ ये वाला पार्ट आंसर आएगा, दिस पार्ट, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट आंसर आएगा। तो वाई एक्सिस का जो पॉजिटिव पार्ट आंसर आ रहा है, तो इसकी जो रेंज होगी वो आपकी क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर। यहाँ से क्लियर हो रहा है, देखो यहाँ से आप पॉजिटिव डालोगे तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव डालोगे तब वो उसको पॉजिटिव कर देगा, तो आंसर आपका हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्लियर हो गया सभी को? यहाँ देखिए मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, मॉडुलस फंक्शन का ही ग्राफ है, यही फंक्शन है और इसी का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है। ग्राफ से अगर आपको डोमेन और रेंज निकालनी हो तो कैसे आएंगी, इस तरीके से एफ को डिफाइन कर रखा था, एफ आर टू आर। रेंज का आइडिया हम कैसे लगाते हैं ग्राफ से, ये देखिए, ये जो आपकी लाइन है, यहाँ से ये पॉइंट्स हैं आपके, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, मान के चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स हैं। अगर इन पॉइंट्स के ऊपर आपको आंसर निकालना है तो उस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, उस परपेंडिकुलर को ऐसे इंक्रीज करिए। मैंने इस परपेंडिकुलर को ऐसे अपवर्ड इंक्रीज किया, देखिए ऐसे अपवर्ड इंक्रीज किया। जब हम इन परपेंडिकुलर्स को अपवर्ड इंक्रीज करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पर जाइए, ऐसे वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो वाई एक्सिस पे जहां जहां परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो उस पॉइंट पे आंसर आएगा। क्लियर है? तो जो ये आप ये जो वैल्यूज आप डालोगे ये आपका इनपुट रहेगा, और जो आंसर इनके करस्पॉन्डिंग ये जो आंसर्स आएंगे वो आपका आउटपुट होगा। क्लियर है? तो आप ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है, इस लाइन के अंदर कहीं पे भी कोई कट नहीं है, इस स्ट्रेट लाइन में, और इस स्ट्रेट लाइन में कहीं पे भी कोई कट नहीं है। इसका मतलब पूरी तो आपकी ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पूरी ये आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस इंक्लूडेड है। क्लियर है? हर पॉइंट इंक्लूडेड है, इट मीन आपकी डोमेन है रियल नंबर। लेकिन यहाँ देखिए जो आंसर्स आ रहे हैं वो सिर्फ ये पॉजिटिव वाई एक्सिस आंसर आ रही है, तो आपकी रेंज क्या रहेगी, पॉजिटिव रियल नंबर। डोमेन क्या होगी, रियल नंबर, एंड रेंज क्या होगी इसकी, पॉजिटिव रियल नंबर। सो इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स एंड एफ इज डिफाइंड ऑन आर, उसके लिए आपकी डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर एंड रेंज इज ऑल्सो सेट पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर, 0 इसके अंदर इंक्लूडेड है। क्लियर है? एंड कोडोमेन तो आपका कंप्लीट रियल नंबर रहेगा। क्लियर है? दिस इज डोमेन, दिस इज कोडोमेन, बट रेंज इज पॉजिटिव रियल नंबर। मॉडुलस का ग्राफ क्लियर हो गया? ये ग्राफ ओपन ऐसे होता है जब हम पॉजिटिव लेंगे, जब जैसे हम पॉजिटिव आंसर लेंगे तब आंसर क्या रहेगा, x, और जब हम नेगेटिव आंसर लेंगे तब आंसर क्या हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, फिर से बता रही हूँ, अगर मैंने 5 आंसर डाला मॉडुलस में तो आंसर क्या आएगा, 5, बट अगर मैं -5 डालती हूँ तो आंसर क्या आता है, 5। ऐसा होता क्यों है, इस -5 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपका फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन ही है, रियल नंबर पर ही डिफाइन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f r to r,
इसको डिफाइन करेंगे हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये इसकी सिंबल है, इसकी रिप्रेजेंटेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। कैसे होता है वर्क ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का? ये आपकी रियल लाइन है बच्चे। ऑन रियल लाइन दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज -1, 2 एंड दिस इज -2। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये 4-5 पॉइंट इसके ऊपर लेके दिखाए आपको। इसमें अगर आप इस रियल लाइन के अंदर 0 डालेंगे, इसका आंसर f of 0, क्या आंसर आएगा बच्चे? 0। इफ आई राइट 1.1 सो आंसर इज 1। कैसे आया 1? 1.1 आपका यहाँ लाई करेगा, समथिंग यहाँ लाई करेगा, आपको उससे बैक जाना है, उस पॉइंट से बैक साइड में, ऐसे लेफ्ट साइड में जाना है। अगर आपके आगे सामने नोटबुक है, नोटबुक के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप उसको लेफ्ट पोर्शन पे जाना है। तो लेफ्ट पोर्शन में जो सबसे पहले इंटीजर आएगा वो आपका आंसर होगा। ऐसे ही अगर मैं इसमें डालती हूँ -0.5 तो उससे लेफ्ट में जाएंगे, क्या आंसर आएगा? -1। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? -1। ऐसे ही इफ आई राइट -1.5 सो बैक जाएंगे, आंसर क्या होगा आपका? -2। क्लियर है? हमेशा ही आंसर आपका इंटीजर आएगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। आप फ्रैक्शन में डालोगे, पॉइंट में डालोगे, तभी भी आपका इंटीजर आएगा, इंटीजर डालोगे तब भी आपका इंटीजर ही आएगा। क्लियर हो गया सभी को? इसका नाम भी क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और कहाँ से कहाँ डिफाइन है? R to R डिफाइन है। ये आपके क्या है बच्चे? डोमेन। ये आपकी क्या है? कोडोमेन। रेंज देखिए अब इसकी कैसे निकालेंगे। यहाँ से रेंज हमेशा ही अगर आप पॉइंट्स में डालेंगे तब भी आंसर इंटीजर आएगा, इंटीजर डालेंगे तब भी क्या आंसर आएगा? इंटीजर। तो इसका जो रेंज है उसका रेंज क्या आएगी बेटा? रेंज इज सेट ऑफ इंटीजर्स। क्लियर हो गया सभी को? कोई रियल नंबर नहीं आएगी, लेकिन रेंज आपकी इसमें क्या आएगी? सेट ऑफ इंटीजर। अब इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ क्या है। ये आपका 11th क्लास है, 12th क्लास है, कोई भी क्लास है, और उसके आगे फर्दर स्टडीज आप करते हैं, हायर स्टडीज, वहां भी ये एज वेल एज इतना ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आप ग्राफ देखेंगे इसका, दिस इज योर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस है। हाँ जी, आपने 0 डाला, आंसर क्या रहेगा? 0। 0.5 डालेंगे तो 0, 0.6 डालेंगे तो भी आंसर 0, 0.7 डालेंगे तो भी आंसर क्या रहेगा? 0। यानी कि 1, 2, 3, 4 हमने डाला 0, 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी डाला, तो आंसर हमेशा ही आपका क्या रहेगा? 0। क्या रहेगा बेटा? लेकिन अगर 1 डालेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे ओपन कर देते हैं, इस तरीके से ऐसे ओपन आएगा इसका ग्राफ, यानी कि 1 पे 0 नहीं आएगा, 1 पे ये ओपन है। क्लियर हो गया? ऐसे ही इफ आई राइट इनपुट इज 1.1 then answer is 1. If I write 1.5 then answer is 1. If I write 1.9 then answer is, अगर 1 पॉइंट समथिंग डालेंगे तभी भी आंसर क्या रहेगा आपका? 1। ऐसे ही आपका 1 आंसर आएगा। इस रेंज, ये जो आपका पोर्शन है, इसके अंदर आंसर क्या आएगा आपका? 1, 1, 2, 3, आपका आंसर आएगा 1। यहाँ देखिए 1, लेकिन 2 पे क्या आंसर आएगा? 2। तो 2 पे इसको फिर से ऐसे ओपन कर देंगे, ऐसे, ये ऐसे कर दिया ओपन। क्लियर हो गया सभी को? ये आपका 2 है, ऐसे। हाँ जी, if input is 3.1 then output is 3. if input is 3.7 output is 3. if input is 3.9 output is 3. क्लियर है? तो इस रेंज में भी आपका आंसर आएगा, ये आपका 1, और 2 पॉइंट समथिंग डालेंगे तो आंसर क्या रहेगा आपका? 2, 2, और यहाँ क्या कर देंगे इसको? ओपन। क्लियर है? 3 में भी 3 में अगर करेंगे तो आंसर क्या रहेगा आपका? 3 पॉइंट समथिंग, और यहाँ क्या रहेगा? ओपन। क्लियर है? ऐसे ही अगर हम नेगेटिव्स में -0.5 डालते हैं, इनपुट इज -0.5, सो देन आंसर इज -1।
if input is minus 0.9 then output is -1. ये आपका -1 है यहाँ, और इस पे हम क्या कर देंगे ओपन। अब जो मैंने ओपन डॉट्स लगाए हैं इनका क्या मीनिंग है देखिए, और ये ग्राफ से आप, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ से डोमेन और रेंज का कैसे पता लगता है देखिए। अब यहाँ इंक्लूड करिए, देखिए हमने इस रियल लाइन, ये रियल लाइन है, ये पॉइंट भी हमने इंक्लूड किया है, ये भी इंक्लूड किया है, ये भी, ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने इंक्लूड करे हैं ना, सारे के सारे पॉइंट्स, यस या नो। ऐसे ही इसके लेफ्ट साइड में सारे पॉइंट्स इंक्लूड हैं, इसी वजह से तो ये किसके ऊपर डिफाइन कर रखी है, आर के ऊपर, इसलिए इसका डोमेन भी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, और कोडोमेन क्या है इसका, सेट ऑफ रियल नंबर। अब रेंज को समझते हैं, रेंज इससे कैसे निकलेगी। हर पॉइंट के ऊपर अगर हमें रेंज ढूंढनी है तो उसका आउटपुट ढूंढना, उसका आंसर ढूंढना है, हम क्या करेंगे, उस पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और उस परपेंडिकुलर को ऐसे अपवर्ड इंक्रीज करेंगे। तो इन पॉइंट्स के ऊपर जब हम परपेंडिकुलर इंक्रीज करते हैं, देखो यहाँ इंक्रीज करेंगे तो ऊपर कोई, यही एक लाइन है ना, इसी के ऊपर लाइन है ना ये, तो ये इंक्रीज ही नहीं करेगा, तो आंसर किस पे जाके मिल रहा है, 0 पे। और यहाँ करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 1, यहाँ 1, यहाँ भी क्या आंसर आएगा बेटा, 1। ऐसे ही यहाँ क्या आंसर आएगा, 2। ऐसे ही यहाँ भी क्या आंसर आएगा, 2। यहाँ भी क्या होगा, 2। यहाँ क्या आंसर आएगा, 3। यहाँ क्या आंसर आएगा, यहाँ। क्लियर है। तो ग्राफ देख के पता लगा ये आंसर कैसे आ रहे हैं। तो यहाँ से ग्राफ देखिए, जब आंसर आ रहे हैं ना हमारे, तो आंसर आपका क्या हो रहा है, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर -1, आंसर 0, आंसर -2, -3, सिर्फ इंटीजर्स आंसर आ रहे हैं। क्लियर है। दैट्स व्हाई इट्स रेंज इज सेट ऑफ इंटीजर, डोमेन सेट ऑफ रियल, कोडोमेन सेट ऑफ रियल, बट रेंज सेट ऑफ इंटीजर। डोमेन, कोडोमेन, रेंज, real number, set of real number, but range set of integer. Clear है। This is a graph of greatest integer function. बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ से बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं। क्लियर है। अब मुझे ये बताइए, 12th क्लास के अंदर एक टॉपिक आता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का, ठीक है। इस ग्राफ को देख के बताइए, जो मैंने ये लाइंस ड्रॉ करी हैं, क्या ये लाइन कॉन्टिन्यूअस है, क्या कहीं इनमें कोई ब्रेक आ रहा है इन लाइंस में। ये देखिए यहाँ ब्रेक नहीं आ रहा, कितना बड़ा ब्रेक आ रहा है ना ब्रेक, देखिए आ रहा है ना ब्रेक। आपको इसलिए नहीं पता +1 में, क्योंकि +2 के अंदर ये टॉपिक है, बट इस ग्राफ को देख के बिल्कुल क्लियर कट है ना, ब्रेक आ रहा है। अब एक मॉडुलस फंक्शन था, ऐसी थी ग्राफ, क्या कहीं ब्रेक नजर आ रहा था, नहीं आ रहा था, इसमें ब्रेक नजर आ रहे हैं। तो ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, बट ये कैसा फंक्शन है, नॉट कॉन्टिन्यूअस। आपने एक पॉइंट और पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना 12th क्लास में, तो बहुत वास्ट है ये, इसमें तो इतना सा है, बिल्कुल आपको छोटा सा ही पढ़ना है डिफरेंशिएशन। 12th के अंदर तो 30% क्या 50% मान लो डिफरेंशिएशन, उसके बाद इंटीग्रेशन है। वो जो डिफरेंशिएशन पढ़ते हो, अगर कोई स्टूडेंट ने 10th क्लास की है, अगर किसी स्टूडेंट ने 10th क्लास की है, उसके बाद वो 12th क्लास करे ना भी करे, हो सकता है वो 10th करने के बाद पॉलिटेक्निक का कोई कोर्स है ना पॉलिटेक्निकल का, वो कोर्स ज्वाइन कर ले, कोई और कोर्स ज्वाइन कर ले, पढ़ाई छोड़ दे कुछ और कर ले। तो 10th के बाद अगर स्टूडेंट 10th के बाद 12th करता है, उसके ऊपर कंडीशन है, वो करे ना करे उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्लियर है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने 12th क्लास कर रखी है, तो इसका मतलब कंपल्सरी है, नेसेसरी है ये कि उसने 10th कर रखी होगी ना। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो कॉन्टिन्यूअस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, कॉन्टिन्यूअस को मैं CTS से लिख रही हूँ और डिफरेंशिएशन को DIFF से लिखा है मैंने, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है। कॉन्टिन्यूअस तो बच्चे 10th क्लास है, और आपका जो डिफरेंशिएशन है देखिए, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएशन, कॉन्टिन्यूअस आपकी 10th क्लास है और डिफरेंशिएशन आपकी 12th क्लास है। अगर किसी बच्चे ने 10th क्लास की है तो जरूरी नहीं है वो स्टूडेंट 12th क्लास भी करेगा, लेकिन अगर उस स्टूडेंट ने 12th क्लास कर रखी है, इट मीन उसने 10th क्लास कर ली है।
क्लियर हो गया है? तो अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएशन भी होगा, क्लियर है? बट अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है इट मीन कि वो कॉन्टिन्यूअस तो ऑलरेडी है। क्लियर हो गया सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हायर एजुकेशन के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत रखता है ये पॉइंट। 10th क्लास के अंदर, 12th क्लास के अंदर क्या रिलेशन है ये देखिए। अगर 10th कर रखी है तो बच्चा 12th में भी करे ना करे, बट अगर उसने 12th कर रखी है तो इसका मतलब 10th तो उसने की होगी। क्या कभी ऐसा देखा है 12th में हो 10वीं फेल है? नहीं होता ना ऐसा, यही है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मे बी वो डिफरेंशिएबल हो या ना हो, लेकिन अगर वो डिफरेंशिएबल है तो उसने वो कंटिन्यूअस तो जरूर है। क्लियर हो गया सभी को? अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, क्लियर है ना बिल्कुल? क्या ये डिफरेंशिएबल होगा? क्लियर? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन पे आ जाओ। मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस है ना? मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस, तो क्या वो डिफरेंशिएबल होगा? जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, एक पॉइंट पे नहीं होता। एडवांस में बता रही हूँ, एक पॉइंट पे कहाँ नहीं होता, जहां ये पीक होती है ना बच्चे, ये जो पीक होती है इसके ऊपर वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। थोड़ा और डिटेल में बता देती हूँ इसको मैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। ये जो पीक पॉइंट है ना, ये जो पीक पॉइंट है इसके ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है इट मीन उस फंक्शन के हर जिस भी डोमेन के अंदर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उस डोमेन के अंदर उसके हर पॉइंट के ऊपर आप एक सिंगल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक सिंगल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इस तरीके से कोई कर्व ले रही हूँ, उसका एक पॉइंट लिया है और इस पर मैंने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ की है। इस तरीके से देखिए, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी है। टेंजेंट जो होते हैं वो एक ही पॉइंट पर, उसका एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे दिख रहे हैं, ड्रॉ नहीं हो पा रही है। इस तरीके से एक एक टेंजेंट ड्रॉ होती है एक सिंगल पॉइंट के ऊपर। अगर उसके ग्राफ में हर पॉइंट पे एक सिंगल टेंजेंट ड्रॉ हो रही है तो इसका मतलब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब जो ये पीक था ना इसका, ये पीक था इस पॉइंट के ऊपर, आप इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और जिस पॉइंट के ऊपर आप इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इट मीन वो पॉइंट आपका डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो जो आपका मॉडुलस फंक्शन है f of x इज इक्वल टू, फॉर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए x इक्वल्स टू 0 को छोड़ के, x नॉट इक्वल्स टू 0, हर जगह ये फंक्शन क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल होगा, सिर्फ इस पॉइंट को छोड़ के। क्लियर होगा? जो आपने डिफरेंशिएशन एक बेसिक सा आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा है, 12th क्लास के अंदर इसका मीनिंग ये होता है। क्लियर है? आगे देखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया है, मॉडुलस फंक्शन। सेकंड पॉइंट आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। थर्ड पे आते हैं, सिग्नम फंक्शन क्या होता है। सिग्नम फंक्शन को जानते हैं। व्हाट इज सिग्नम फंक्शन? वही एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। इट इज डिफाइंड ऑन आर, डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर। अब जानते हैं इसकी रेंज क्या होगी। सिग्नम फंक्शन की रेंज क्या है? सिग्नम फंक्शन को ऐसे डिफाइन करते हैं, f of x if x is positive answer is 1, if x equals to 0 answer is 0, if x is negative answer is -1। सिर्फ इसके 3 ही आंसर होते हैं, 1, 0, -1, 3 ही आंसर आएंगे। और जो आंसर होते हैं वही आपका क्या होता है? सेट ऑफ रेंज। क्लियर है? सो रेंज आपकी क्या होगी बच्चे इसकी? -1, 0 and 1, but domain is set of real number, codomain is also set of real number। सिग्नम फंक्शन नाम से आ जाता है कि सिग्नम फंक्शन है, उसको डिफाइन करिए। और कई बार उसको इस तरीके से लिख भी देते हैं। तो पॉजिटिव नंबर पे आंसर 1, नेगेटिव पर -1, 0 पर 0, ये आपका सिग्नम फंक्शन है। क्लियर हो गया सभी को? अब इसका ग्राफ कहा जाए, देखो ध्यान से देखो, मैंने आपको एक अर्लियर क्लास के अंदर कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बताया था, ठीक है? यहाँ ये आपका आंसर आता है ना, जिसको हम y बोलते हैं, यही आपका आंसर है। तो यहाँ f of x का आंसर क्या आ रहा है? 1। इस पॉइंट पे क्या आ रहा है? 0। इस पॉइंट पे क्या आ रहा है? -1।
और कांस्टेंट का ग्राफ देखो 1 अगर यहाँ है, -1 यहाँ है, तो 1 का ग्राफ ऐसा था और -1 का ग्राफ यहाँ हो गया। समझ में आ गया सभी का? दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। क्लियर है? 0 पर 0, अब 0 पर देखिए -1 पर 0 नहीं है, तो यहाँ पे फिर से उसको ओपन कर देंगे ऐसे, और यहाँ पर भी इसको ओपन कर देंगे, क्योंकि 0 पर क्या आंसर आ रहा है 0। इसको ऐसे डॉट को फिल कर देंगे और यहाँ जो डॉट है उनको ऐसे अंदर से एम्प्टी कर देंगे। ग्राफ क्लियर हो गया? देखो ये भी जो अपर वाला पार्ट है कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है, ये भी कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है, वो एक डॉट पॉइंट है। क्लियर है? अब आपके लिए क्वेश्चन है, इस ग्राफ को देख के क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है? डिसकॉन्टिन्यूअस। देखो डिसकॉन्टिन्यूअस, देखो एक सिंपल से आप कैसे देख सकते हो, मैंने यहाँ पर पेन रखा है और फिर मैंने पेन रखा यहाँ पर, चलती गई, उसके बाद मेरे को इस पॉइंट पे जाना है, तो मुझे जंप करना पड़ेगा, और इस पे जाऊंगी फिर से क्या करूंगी, जंप। अगर आपको जंप करना पड़ रहा है इसका मतलब वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है? जैसे आपके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ था, ऐसे स्टेप्स से बन रहे थे, तो एक स्टेप से उस पर जाएंगे, जंप करेंगे, फिर जंप करेंगे, फिर जंप करेंगे। क्लियर हो गया? तो अगर आपको जंप करना पड़ रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर, दैट मीन दैट इज डिसकॉन्टिन्यूअस। क्लियर है? ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। अब देखिए फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, वो 10वीं फेल है, 10वीं या तो फेल है या 10वीं उसने करी नहीं है, तो 10th फेल मान लो उसको, या 10th उसकी रह गई है, तो क्या 12th होगी उसकी? तो अगर वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल होगा, वो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो सिग्नम फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन। क्लियर हो गया? तो इसका डिफरेंशिएशन हम करते भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फंक्शन क्या है आपका? फ्रैक्शनल। अब फ्रैक्शनल क्या है? देखिए नाम से क्लियर है, फ्रैक्शन पार्ट आंसर आएगा इसमें। देखिए f of x is equals to x minus greatest integer function। मैंने एक ऐसे फंक्शन बनाया है, if input is 1.5, so जहां जहां x है बेटा इनपुट को 1.5 से चेंज कर दीजिए, x is 1.5, यहाँ क्या लिखेंगे हम 1.5। बताइए 1.5, आप आंसर करिए, क्या आंसर आएगा इसका? 1.5 है, 1.5 है, 1। वेरी गुड, क्या आंसर आएगा? 1। 1.5 में से 1 को माइनस करें, क्या आंसर आएगा? एक और एग्जांपल है, f of x is equals to 0.5, so x is 0.5 minus 0.5, हाँ जी 0.5, आंसर करिए इसको। वेरी गुड, आंसर क्या आएगा? 0.5। क्लियर है? तो अगर हम अब एक इंटीग्रल वैल्यू और डाल के देखते हैं, 7 डाला मैंने, 7 माइनस 7 क्या आएगा? तो आपका जो आंसर आ रहा है, जो आपका आउटपुट आ रहा है, 0 या फिर पॉइंट्स में आ रहा है। क्लियर हो गया है? तो 0 या फिर पॉइंट, इसी वजह से फंक्शन का नाम भी क्या है? फ्रैक्शनल। पॉइंट में जो होते हैं उनको प्योरली फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं, तो ये प्योरली फ्रैक्शन पार्ट है, ये आप इसका वो है। इसका ग्राफ जानते हैं, इसका ग्राफ कैसा है देखिए। हाँ जी, एक और चीज नोटिस करिए, जो आपका आंसर आ रहा है, चाहे आपने 1.5 डाला हो, आपने 0.5 डाला, अगर आप यहाँ पर 9.5 डालते हैं, चेंज कर देती हूँ, 9.5, 9.5, यहाँ आंसर क्या रहेगा? 9.5। यहाँ आंसर क्या आएगा? 9। यहाँ क्या आंसर आएगा? यानी कि 1 से आगे तो नंबर आंसर आ ही नहीं रहा है, 1 से कम ही रह रहा है ना, 0.5, 0.6, 0.7, 0.9, बट 1 से ऊपर आंसर नहीं जा रहा है, और 1 भी किसी का आंसर नहीं आ रहा है, या तो आंसर आ रहा है 0 या 0.1, 2, 3, 4, 0.9, 1 से नीचे रह रहा है, यानी कि 0 और 1 के बीच में रह रहा है ना। समझ में आ रहा है? इसका ग्राफ देखिए क्या बनेगा। देखिए ग्राफ इसका क्या बनेगा, ये आपका है बेटा 1, दिस इज 1, 2, 3 एंड 4। आप 0 पॉइंट समथिंग डालेंगे
तो जैसे अगर मैंने डाला 0.5 तो भी आंसर आ रहा था 0.5, 0.7 डालेंगे तो भी आंसर आएगा 0.7, यानी कि सेम आंसर आ रहा था ना। तो इस तरीके से देखो सेम आंसर आ रहा था, जो डाला था यहाँ आ गया, लेकिन 1 आंसर नहीं आ रहा था। क्लियर हो गया। अब 1.1 डालेंगे तो 0.1 आ रहा था, 1.5 डाला था तो 0.5 आ रहा था, 1.7 डाला तो 0.7 आ रहा था। ठीक है, तो इसका भी ग्राफ वही रहेगा इस तरीके से। ये क्लियर हो गया। इसका भी ग्राफ ऐसे, इसका भी ग्राफ ऐसे, और यहाँ क्या हो जाएगा ओपन, यहाँ भी क्या हो जाएगा ओपन। क्लियर हो गया। ये इसका ग्राफ बनेगा, समझ में आ गया। अब ग्राफ से अगर आपको सिंपल ग्राफ दे दिया जाए, उससे आप डोमेन का और ये लेफ्ट साइड में नेगेटिव डालोगे तभी भी इसी तरीके से बनता चलेगा। ठीक है, तो इसकी अगर आप डोमेन देखें, सिर्फ ग्राफ आपको दे दे और बताएं कि इसकी डोमेन क्या है, तो यहाँ भी ये सेम ग्राफ बनेगा इस तरीके से, ये ऐसे। तो हर पॉइंट इंक्लूडेड है ना बच्चे, तो डोमेन क्या है, रेंज को जानिए। देखिए हर पॉइंट के ऊपर जब आप ऐसे परपेंडिकुलर्स ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग आंसर लेके जाते हैं, तो आंसर सिर्फ इस रेंज में आ रहा है ना। क्लियर हो गया। तो इसका आंसर क्या आ रहा है आपका 0 आंसर आएगा ना, और 1 से क्या आ रहा है छोटा। क्लियर हो गया। रेंज समझ में आ गई क्वेश्चन की, डोमेन रेंज एंड कोडोमेन क्लियर होगी। नेक्स्ट आपका फंक्शन क्या है, पावर फंक्शन। पावर फंक्शन से क्या, कोई एग्जांपल पावर फंक्शन का, कोई भी एग्जांपल, कोई वेरिएबल आपका पावर में हो, कोई भी एग्जांपल माइंड में हो आपके, बताइए। हाँ वेरी गुड, एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। क्लियर है, ये आपके पावर फंक्शंस है। क्लियर हो गया। एफ ऑफ एक्स, एक्स की पावर 1 होगी, 2 होगी, यहाँ पर 3 है, ये पावर फंक्शन है। पावर फंक्शन के ग्राफ देखो, ये 2 ग्राफ आपको बता रही हूँ जो आपके 11th और 12th के अंदर इनफ है बिल्कुल। ये आपका देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कुछ याद आया, किसका ग्राफ है, पैराबोला का। किसका ग्राफ है ये, पैराबोला। और किसकी सिंगल पावर है, y की, तो पैराबोला किस पे बनेगा, शाबाश। क्लियर हो गया। तो ये आपका पैराबोला इसके ऊपर बन गया है। ये देखिए, इसको इमेजिन करिए जो आपका पैराबोला है, ये देखो यहाँ से क्या होगा, ये चीज आपकी ऐसे इंक्रीज करती जाएगी, ये वाली चीज आपकी ऐसे इंक्रीज करती जाएगी, स्टेप बाय स्टेप ऐसे इंक्रीज करेगी। यानी कि जो पैराबोला है ये इस तरीके से बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा ऐसे। यानी कि देखो ये हर पॉइंट को इंक्लूड करता जाएगा, ऐसे हर पॉइंट को इंक्लूड करेगा, एक्स के हर पॉइंट को इंक्लूड करेगा, यहाँ भी हर पॉइंट को इंक्लूड करेगा ये। तो ये सारी एक्सिस आपकी इंक्लूड हो जाएगी, और यही आपकी क्या होती है, डोमेन। तो इसके डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। क्लियर हो गया। तो ये सारे के सारे रियल वैल्यूड फंक्शन है, R2R डिफाइन है। आंसर देखिए क्या आ रहा है, इस ग्राफ को देख के बताइए आंसर आपको क्या आ रहा है। क्या ये आंसर आ रहा है, आ रहा है कहीं पे भी। आप हर पॉइंट पे अगर ऐसे परपेंडिकुलर डालोगे, नीचे डालोगे तो कहीं ग्राफ ही नहीं है, कहाँ कट करेगा वो, कहीं कट ही नहीं करेगा, और यहाँ डालोगे तो कट कर रहा है ना ये। तो इसका आंसर कहीं ये आएगा, कहीं पे भी नेगेटिव वाला पार्ट आएगा ही नहीं, पॉजिटिव पार्ट आ रहा है ना हमेशा। तो देखिए यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू डालो, उसका स्क्वायर करेगा, और स्क्वायर करने से कोई भी नंबर पॉजिटिव ही रहता है। नेगेटिव डालोगे तब भी पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव डालोगे वो भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो इसकी डोमेन, इसकी रेंज क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव रियल नंबर। एंड डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर, कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर, बट रेंज पॉजिटिव रियल नंबर। क्लियर हो गया, इसका ग्राफ क्लियर हो गया। ये एक्स स्क्वायर का था। अगर ये ऐसे आ जाए ना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तब भी ग्राफ कुछ इसी टाइप का बनेगा, पैराबोला ही बनेगा। वो फिर उसकी वर्टेक्स चेंज होती रहेगी, वो यहाँ यहाँ इस तरीके से, पर बनेगा वो पैराबोला ही, ऐसे बनेगा। क्लियर हो गया वो। और अब है x रेज टू द पावर 3 का ग्राफ देखिए। हाँ जी, ये जो ग्राफ मैंने अभी आपको ड्रॉ किया था, कॉन्टिन्यूअस था, कैसा था, कंटिन्यूअस। तो हमेशा आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। 12th क्लास के अंदर पूरी एक एक्सरसाइज है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे फंक्शन होते हैं, कंटिन्यूअस, ग्राफ ध्यान रखना। उसके बाद देखिए x रेज टू द पावर 3 का,
इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, देखिए ऐसे, ये ओरिजिन से पास करता है ऐसे, यहाँ से और ऐसे पास करता है। इसके सिर्फ ग्राफ को माइंड में रखिए, ज्यादा डिटेल में मत जाओ। ऐसा ऐसा ग्राफ होता है। अच्छा, ग्राफ को देख के बताइए कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है? कॉन्टिन्यूस है ना इसका ग्राफ, तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है x रेज टू द पावर 3। यहाँ से एक पॉइंट और बता रही हूँ मैं आपको, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ये y ही आपका क्या है बेटा? fx। यही आपका क्या है? fx। ये जो आंसर्स आते हैं y एक्सिस पे, यही आपके क्या होते हैं? f ऑफ x। y एक्सिस वाले पॉइंट से आपके क्या होते हैं? fx होते हैं। यहाँ देखिए, अगर मैं x को माइनस एक्स से चेंज कर दूँ इस क्वेश्चन के अंदर, f इज इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस का स्क्वायर करेंगे तब आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। वही सेम आंसर आएगा। यहाँ चेंज करिए माइनस एक्स से, माइनस को बाहर निकाल देगा, क्या आंसर आ जाएगा? इफ f ऑफ x माइनस से चेंज किया और आंसर पर कोई चेंज नहीं हुआ, बट हमने डोमेन को माइनस एक्स से चेंज किया और माइनस कॉमन आ गया है, दिस इज योर इवन फंक्शन, दिस इज योर ऑड फंक्शन। क्लियर है? अगर माइनस बाहर आ रहा है तो ऑड फंक्शन है, और माइनस डिसॉल्व हो गया है तो इवन फंक्शन है। मुझे बताइए ये कैसा फंक्शन बनेगा? इवन। और ये कैसा बनेगा? क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको बता दिए हैं। लास्ट क्या है आपका? रैशनल। रैशनल फॉर्म क्या होती है? p बाई क्यू। तो जो फंक्शन p बाई क्यू फॉर्म के अंदर होगा वो कौन सा फंक्शन होगा? रैशनल। इस पे एक रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, इस तरीके से फंक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है बेटा, ये रियल टू रियल था ना फंक्शन, तो इसका आंसर रियल नंबर आएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर डाल दिया 0 तो क्या आंसर आ जाएगा? नॉट डिफाइन। तो ये 0 पर डिफाइन नहीं होता, तो यहाँ एक कंडीशन लगा देते हैं, x नॉट इक्वल्स टू 0। आपके लिए एग्जाम्पल है, इफ fx इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1, बताइए कंडीशन क्या लगाऊं? शाबाश, x नॉट इक्वल टू, अगर मैं ये लिख देती हूँ x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1, कंडीशन बताइए क्या लगाऊं? वेरी गुड, क्लियर हो गया? इस टाइप के रैशनल फंक्शन होते हैं। आई होप सो आपको क्लियर हो गए होंगे बिल्कुल सारे फंक्शंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।